अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के खोज का इतिहास। खोज का इतिहास। खोज का इतिहास। फिर हम लोग देखेंगे नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा, नामकरण। इसके उपरांत देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, कैसे ये संस्कृति और सभ्यता फली फूली। उद्भव। उद्भव के बाद हम लोगों का टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल। फिर हमारा लोगों का टॉपिक होगा इसका नगर निर्माण किस प्रकार से हुआ है। नगर निर्माण। स्थापत्य कला इसकी देखेंगे, नगर निर्माण। फिर इसके बाद इसकी लिपि देखेंगे, किस प्रकार की लिपि का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे। लिपि। लिपि देखने के बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस प्रकार से था। सामाजिक जीवन। फिर हम लोगों का टॉपिक होगा राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास। नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। धार्मिक जीवन। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया, उसके कारणों का हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन देखेंगे। हेडिंग डालते हैं खोज का इतिहास। खोज का इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता को किसने खोजा था। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले की खोज की थी। सबसे पहले चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ब्रिटिश भूगोलविद, ब्रिटिश पुरातात्विकविद थे। चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किया इन्होंने। हड़प्पा टीले का उल्लेख किया चार्ल्स मेसन ने, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ब्रिटिश सरकार इसके महत्व को नहीं समझ पाई थी, तो इसलिए इसका उत्खनन कार्य नहीं करवाया गया 1826 ईस्वी में। फिर इसके बाद 1856 ईस्वी में दो इंजीनियर भाई थे, जॉन ब्रंट और विलियम ब्रंट। इन्होंने भी 1856 में इसका उल्लेख किया, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। विलियम ब्रंटन एवं जॉन ब्रंटन। जॉन ब्रंटन ने 1856 ईस्वी में पुनः इसका उल्लेख किया है। ब्रिटिश सरकार ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर 1876 ईस्वी में
1876 ईस्वी में कनिंघम ने इसका व्यापक सर्वेक्षण कराया। कनिंघम ने 1876 ईस्वी में इस टीले का व्यापक सर्वेक्षण करवाया। व्यापक सर्वेक्षण करवाता है। फिर इसके बाद मुख्य उत्खननकार दयाराम साहनी के नेतृत्व में जॉन मार्शल करवाता है 1921 में। 1921 में जॉन मार्शल जो तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष था, ASI था। इसने दयाराम साहनी के नेतृत्व में नियमित उत्खनन करवाया। हड़प्पा टीले का नियमित उत्खनन कार्य करवाया। नोट ASI का सबसे पहले गठन कब हुआ था? ASI का गठन 1861 ईस्वी में कैनिंग के समय में हुआ था। ASI का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन कैनिंग के समय में 1861 में हुआ था। इसका प्रथम महानिदेशक कौन था? महानिदेशक कनिंघम था। इसका प्रथम महानिदेशक कनिंघम था। फिर से नोट डालते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1902 में करजन के काल में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? जॉन मार्शल। इसी के नेतृत्व में हड़प्पा टीले का 1921 में व्यापक उत्खनन कार्य करवाया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ये जो ASI और भारतीय पुरातत्व विभाग है, अब संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये दोनों ASI प्लस भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग भारत के अब वर्तमान में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सभ्यता का नामकरण हेडिंग डालते हैं। सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से हुआ है?
सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना चाहिए कि नदी घाटी सभ्यता कहना चाहिए, या सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, या ताम्रपाषाणिक सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, इसके कई नाम मिलते हैं। सभ्यता का नामकरण, सभ्यता का नामकरण। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। इंडस सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसका विकास नदियों के आसपास हुआ है, तो इसलिए इसे नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। रिवर वैली सिविलाइजेशन, और मेसोपोटामिया के से जो वहाँ के प्रमुख ग्रंथ मिले हैं उसमें इसका नाम क्या मिलता है, मेलुहा। मेलुहा, तो इसको मेलुहा संस्कृति भी कहा जाता है, मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से सबसे पहले तांबे और पत्थर के औजार यहाँ के लोग इस्तेमाल करते थे, तो इसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं इसे। कांसे का भी सिंधु सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। घग्गर नदी जो यहाँ से प्रवाहित होती थी उसको सरस्वती नदी कहते थे, तो सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। सरस्वती सभ्यता, तो इसके प्रमुख इस सभ्यता के नाम क्या क्या हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, रिवर वैली सिविलाइजेशन, मेलुहा सिविलाइजेशन, ताम्रपाषाणिक सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता के नाम से इसे जानते हैं। भारत के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबे का। तांबा प्रथम धातु जिसका प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। मानव ने सर्वप्रथम किया था। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखेंगे। प्रमुख स्थल जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सबसे प्रमुख शहर जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी, हड़प्पा। हड़प्पा राज्य की अवस्थिति वर्तमान में पाकिस्तान के साहिवाल माउंट गोमरी जिले में अवस्थित है। साहिवाल, साहिवाल माउंट गोमरी, माउंट गोमरी साहिवाल जिले के माउंट गोमरी नामक स्थान पर इस टीले की खोज हुई है। माउंट गोमरी, इसकी खोज किसने की थी? खोज 1921 में दयाराम साहनी, दयाराम
साहनी और एच.जे. मैक्के ने इस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा की खोज की थी। दयाराम साहनी और एच.जे. मैक्के। सिंधु घाटी सभ्यता रावी नदी के तट पर अवस्थित है। इसकी अवस्थिति जो खोज की गई है ये कहाँ पर मिला है स्थल? रावी नदी के तट पर। उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां क्या क्या हैं? उत्खनन से हड़प्पा से उत्खनन में कौन कौन सी सामग्रियां प्राप्त हुई हैं? उत्खनन से प्राप्त सामग्री यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है। स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति। ये किसका प्रतीक है? ये भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान सूर्य का प्रतीक है। भगवान सूर्य का प्रतीक है। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूर्य के उपासक थे। भगवान सूर्य के उपासक थे। यहाँ से एक वृहद अन्नागार प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से एक वृहद अन्नागार की प्राप्ति हुई है। वृहद अन्नागार की प्राप्ति हुई है। क्या मिला है? अन्नागार। इसमें 12 कक्ष हुआ करते थे। 2 पंक्ति में 6-6। 1 2 3 4 5 और 6 और दूसरे पंक्ति में कुछ इस प्रकार से 6 कक्ष इधर मिले। 2 3 4 5 और 6। फिर इसकी ऐसे ऐसे किलेबंदी कर दी जाती थी। तो एक ये वृहद अन्नागार प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। तो ये जो अन्नागार की प्राप्ति हुई है तो इससे के अध्ययन से मालूम चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि जो होती थी व्यापक पैमाने पर होती थी। तभी तो जो अधिशेष बचता था उसको एकत्रित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये अन्नागारों का निर्माण इन लोगों ने किया होगा। व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व था यहाँ पर। व्यापारी वर्ग जो था वर्चस्वशाली था। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं स्थल? हड़प्पा से ताबूत समाधान यहाँ से मिला है। ताबूत समाधान मतलब जो 100 मिले हैं वो ताबूत में रखे हुए मिले हैं। ताबूत समाधान। विदेशी समाधान यहाँ से मिला है। विदेशी ताबूत समाधान के यहाँ से साक्ष्य मिले। केवल हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। केवल हड़प्पा से ही केवल प्राप्त होते हैं ताबूत समाधान विदेशी के। हड़प्पा से शिवलिंग की भी प्राप्ति हुई है। पत्थर के बने शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा से शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। पत्थर से निर्मित है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार मोहरें
जो ये बेलनाकार मोहरें उस समय यूज होती थी, ये मेसोपोटामिया में यूज होती थी। तो यहाँ से मतलब मेसोपोटामिया से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। मेसोपोटामिया, हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते रहे होंगे, इसीलिए तो यहाँ से मेसोपोटामियाई जो मोहरें हैं वो प्राप्त हुई हैं। और इसके साथ साथ हड़प्पा के साथ साथ लोथल मोहनजोदड़ो से ही भी बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रमुख स्थल हड़प्पा के बाद सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? अवस्थिति पाकिस्तान के सिंध जिले के लरकाना नामक स्थल से इसकी खोज हुई है। लरकाना, सिंध प्रांत के लरकाना जिले से मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। ये सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। उत्खनन से प्राप्त सामग्री, यहाँ से कौन कौन से उत्खनन के साक्ष्य मिले? उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य, अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा, लार्जेस्ट अन्नागार की प्राप्ति हुई है। और इसके साथ ही साथ यहाँ से वृहद स्नानागार, गार की भी प्राप्ति हुई है। ये कुछ इस प्रकार से बनता था। इस स्नानागार की अवस्थिति उत्तर दक्षिण थी। इसमें उतरने के लिए उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई थी और इसके पश्चिम में एक कुआं होता था वेल, इससे इसमें स्वच्छ पानी भरा जाता था और इसको चारों तरफ से ऐसे घेर दिया गया था और इसके सामने कक्ष बने हुए थे जो यहाँ पर ड्रेसिंग के लिए, कपड़े चेंज वेंज करने के लिए बनाए गए होंगे। और इसमें जब पानी खराब हो जाता रहा होगा तो यहाँ से एक निकास नाली बनाई गई थी। दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट से इस पानी को, गंदे पानी को यहाँ से ऐसे निकाला जाता था। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से पशुपति शिव की भी मूर्ति मिली है। पशुपति, इसे आद्य शिव, प्रोटो शिवा कहते हैं। पशुपति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है।
पशुपति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सबसे नीचे इनके पैरों के पास दो हिरन, दो डियर। बाएं साइड पर भालू और गैंडा, और दाहिने साइड चीता, टाइगर और एलिफेंट पशुओं के चित्र बने हुए हैं। जो आर्य शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है उसमें पैरों में सबसे नीचे दो हिरन और बाएं साइड भालू और गैंडा, और दाहिने साइड चीता और हाथी के चित्र अंकित हैं। हाथी के चित्र चित्रित हैं। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से एक कांसे की नर्तकी भी प्राप्त हुई है। मतलब ये मूर्ति निर्माण भी, धातु प्रगलन के भी कार्य जानते थे। कांसे की नर्तकी यहाँ से प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। यहाँ से सूती वस्त्र की भी प्राप्ति हुई। सूती वस्त्र, इसको यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडॉन। कपास को यहाँ के लोग क्या कहते थे? यूनान के लोग सिंडॉन। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या प्राप्त हुआ है? इसके बाद एक सभा भवन की भी प्राप्ति हुई है। सभा भवन, यहाँ के लोग यहाँ पर विद्याध्ययन प्लस राजनीतिक विचार विमर्श भी किया करते थे। राजनीतिक विचार विमर्श। संभावना व्यक्त की जाती है ये जो सभा भवन प्राप्त हुआ, हो सकता है कि ये विद्यालय हो, या हो सकता है कि तत्कालीन समय का ये संसद भवन रहा हो। संसद या तो विद्यालय रहा होगा। आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।